सो स्टूडेंट्स कल की क्लास में ना हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था। इसका हमने थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्कस किया था कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में के अकॉर्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन फॉर्म में होता है और इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे मान लो किसी ने सामान किसी को बेचा और पैसा नहीं दिया उसने, तो उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है और उसमें कोई कंडीशन नहीं होगा और पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही देना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा था कि जो इसका जिसने सामान सेलर है जो, वही इसका मेकर होता है, वही बिल बना के देता है बिल ऑफ एक्सचेंज। और फिर वो सामने वाले पर्सन को डायरेक्ट करता है कि इतने रुपए आपको इतने समय पे इतने दिन के बाद मुझे देना है, ठीक है। अब अगर आप देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का ये फॉर्मेट था जो हमने डिस्कस किया था कल, कि लेफ्ट साइड में टॉप पे स्टैम्प होता है और फिर यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे 3 महीने की, जब जनरली देखोगे तो 3 महीने की बिल होती है, 4 महीने 5 महीने हो सकती है। तो 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, स्पेसिफिक यहाँ पे अमाउंट का लिखना पड़ता है कितने रुपए, एड्रेस होता है और फिर यहाँ पे साइन करके और फिर ड्रॉई को दे दिया जाता है, फिर वो बैक साइड पे साइन कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो फीचर्स है, खूबियां हैं, पहली तो ये है कि राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, मतलब रिटर्न में होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि ड्रावर के द्वारा साइन किया गया होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा इसमें 3 पार्टी हो सकती हैं और पार्टी एक होती है ड्रावर जिसने बिल बनाया यानी कि जो सेलर है, एक ड्रॉई जिसके पास बिल गई यानी कि जिसने सामान खरीदा, जिसने पैसे वापस करने, और पेई होता है तीसरा पर्सन जो पैसे कलेक्ट कर सकता है 3 महीने या 4 महीने के बाद, ये बैंक भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि जो सम पेबल है, जो अमाउंट दिया जाता है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 10,000 लिखा है ना, तो एकदम 10,000 होगा, नियर अबाउट, अराउंड, ऐसे सब वर्ड यूज नहीं होंगे। फिर एक और हमने पढ़ा इसमें कि इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, इसमें स्टैम्प लगी होनी चाहिए, डेट वगैरह सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए और ऑर्डर टू पे होना चाहिए, मतलब ऐसा आई शैल बी हाईली ऑब्लिज्ड ये सब नहीं होना चाहिए, ये हमने कल पढ़ लिया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल मतलब कौन बताएगा, अनकंडीशनल कैसे समझाओगे? बिल ऑफ एक्सचेंज सर कि अनकंडीशनल। ऑर्डर हाँ एक बार फिर बताओ बेटा। कंडीशन के ऊपर बेस नहीं सर होता, जैसे बारिश हुई तो नहीं कंडीशन दी नहीं गई। होती। ठीक है, तो मतलब इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो 10,000 देने 3 महीने के बाद, तो फिर उस दिन वो बीमार हो या कुछ भी हो, वो एक्सक्यूज नहीं देगा, उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि आज दिन खराब है इसलिए नहीं दूंगा, या आज मैं शहर से बाहर हूँ इसलिए नहीं दूंगा। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं होती है। फिर ये देखो, ये 3 पार्टी हैं, इनको एकदम अच्छे से याद रखना है। जो सेलर है उसको हम ड्रायर बोलते हैं, जो कस्टमर है जिसने खरीदा है वो उसे ड्रॉई बोलते हैं, यही पे करता है, इसी को पैसा पे करना पड़ता है 3 महीने या 4 महीने के बाद। और पे कौन होता है? पे वो पर्सन होता है जिसका नाम लिखा गया होता है। अगर ड्रॉयर के पास टाइम नहीं रहेगा तो पे ही पैसा कलेक्ट करेगा। जनरली आप देखोगे बैंक भी हो सकता है या थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। सर हाँ जैसे ड्रोवर के पास टाइम नहीं है तो ये इसने बैंक को दे रखा है तो ये इसके अकाउंट में डाल देगा पैसे। हाँ, इसमें क्या होता है कि जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं ना, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता है ना, उसके बाद जो ड्रॉई है वो जब पैसे पे करता है तो वो बैंक को करता है, बैंक उसको कलेक्ट कर लेता है पैसे, और कलेक्ट करने के बाद उस पैसे का जो अमाउंट होता है ना वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है ड्रॉयर। सर हाँ, सर अगर जो ग्रेस डेज होते हैं उस दिन अगर नेशनल हॉलीडे आ जाए तो फिर बेटा वो उसमें रूल बनाया जाता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या रूल होता है, वो न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम है। उसमें क्या बनाया गया है कि अगर मान लो नेशनल हॉलीडे आ गया तो एक दिन पहले उसको देना पड़ेगा। जैसे मान लो 26 जनवरी को 3 दिन का ग्रेस दे के पूरा हो रहा है, तो 26 जनवरी को तो दे नहीं सकता, तो ऐसे में उससे 25 जनवरी को हम लोग ले लेंगे। सर बढ़ाया नहीं जा सकता उसको। उसमें रूल्स होते हैं अलग अलग, 3 दिन का ग्रेस पीरियड से ज्यादा आप नहीं दे सकते, ओके सर। ठीक है। उसमें क्या होता है कि ग्रेस पीरियड देना कंपलसरी है, मतलब जानबूझ के दिया जाता है कि जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये टेक्निकल होता है। अगर मान लो ग्रेस पीरियड नहीं दोगे और वो कल नहीं दे पाया, तो फिर वो वही है, उसके ऊपर नोटिस चला जाएगा, इसलिए जानबूझ के ग्रेस पीरियड दिया है। और ग्रेस पीरियड में भी बहुत सारे रूल्स हैं, जब मैं वो कराऊंगा ना न्यूमेरिकल तभी समझाऊंगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम के साथ समझेंगे, लाइक क्वेश्चन के साथ समझना बेटर रहता है। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है।
ठीक है। यस सर। फिर एक और आता है, अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह की होती है, एक तो ट्रेड बिल और एक एकोमोडेशन बिल। तो ट्रेड बिल क्या होती है, देखो ट्रेड बिल वो बिल होती है जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए की जाती है, और एकोमोडेशन बिल वो होती है जो एकोमोडेट करने के लिए की जाती है। दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। जो हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे ये ट्रेड बिल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड बिल होता है सिलेबस व्यापार में से नहीं है। संबंधित। हाँ, एकोमोडेशन बिल नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं। ट्रेड बिल मैंने आपको बता दिया था कि जब कोई भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्सचेंज होता है ना, तो वो ट्रेड बिल की जाती है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को या किसी सामने वाले पर्सन को सामान बेचा और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके ऊपर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा। ये वाली बिल ट्रेड बिल कहलाएगी, क्योंकि हम दोनों ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन एकोमोडेशन बिल होती है बेसिकली मदद करने से के पर्पज से, किसी सामने वाले पर्सन की मदद करनी है और उसके पास पैसा नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर बिल बना, जैसे मान लो मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, अपने फ्रेंड के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दूंगा। उसमें वो बोल देगा कि मैं 3 महीने के बाद पैसे दूंगा, वो बिल मैं ले जाके अपने बैंक से पैसे निकलवा लूंगा और उस पैसे का इस्तेमाल कर लूंगा। और 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो मेरा दोस्त तो पे करेगा नहीं, क्योंकि उसका पैसा थोड़ी ना पे करना था, तो मैं ही उसको दे दूंगा और वो बदले में पे कर देगा मेरे बैंक। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और एकोमोडेशन भी हो गया और हमने बिल का इस्तेमाल भी कर लिया। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। एकोमोडेशन बेसिकली हेल्प करने के लिए किया जाता है, बट ट्रेड बिल हमें पढ़ना है। अब इसके एडवांटेजेस देखो। सबसे पहला, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये सेटलमेंट, उधार वगैरह जो होता है उसको सेटल करने के लिए किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि इट फिक्सेस द डेट ऑफ पेमेंट, ये फिक्स कर देता है डेट ऑफ पेमेंट को कि इस तारीख को ही पेमेंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि 3 महीने के बाद, 90 डेज के बाद, तो ये इसमें डेट फिक्स हो जाती है। अच्छा, तीसरी बात ये इसका फायदा है कि ये रिटन और साइंड होता है, तो इसमें रिटन फॉर्म में होता है और एक्नॉलेज किया जाता है कि इतना उधार है। तो कल को अगर आपको कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को तो पैसे उधार नहीं दिए, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा सकते हो कि ये देखिए प्रूफ है, तेरी साइन है, और वो मतलब एक प्रूफ का काम करता है। चौथा वाला जो है, अ डेटर एंजॉयज फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट। जो डेटर होता है ना, ये पूरा क्रेडिट एंजॉय करता है, मतलब ठीक है, फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट होता है इसमें। और पांचवा है, अ ड्रॉयर कैन कन्वर्ट द बिल इनटू कैश बाय गेटिंग इट डिस्काउंटेड विद द। जो ड्रॉयर होता है ये कन्वर्ट कर सकता है बिल को कैश में, ठीक है, वही बैंक में जाएगा, जाके पहले ही पैसे ले लेगा। अब आप कहेंगे कि सर बैंक ना क्यों, ऐसे क्यों करेगा बैंक? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो तीन तीन महीने की बिल है, अब 3 महीने के बाद पैसा मिलना है, लेकिन बैंक के पास तो बहुत सारा पैसा रहता है, तो बैंक क्या करेगा, अपने जो उसका जो अकाउंट होल्डर है उसको बोलेगा ठीक है तुम पहले ही एडवांस में ले जाओ, क्योंकि उसको पता है कि बिल का पैसा तो मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो वो क्या करता है, 3 महीने पहले ही एडवांस में पैसे दे देता है, बिल अपने पास प्रूफ के लिए रख लेता है, रिकॉर्ड के लिए। और जब 3 महीने हो जाते हैं ना, तो ड्रॉई से वापस पैसे मांग लेता है। और जब ये पैसे देता है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करता है। जैसे मान लो 10,000 की बिल है, तो हो सकता है कि 500 रुपए चार्ज कर दे, और चार्ज करने के बाद उसके अकाउंट से काट लेगा 500 रुपए अपने कस्टमर के, और उसके बाद 10,000 उसको दे देगा। और अगर बिल के पैसे नहीं मिले, तो फिर वो ड्रॉयर को बता देगा कि भाई आपका जो ड्रॉई है वो पैसे नहीं दे रहा है, आप नोटिस भेजो उसको, और आपके अकाउंट से 10,000 उड़ा देगा। इस तरह से वो करता है। क्लियर है? सर हाँ, सर वो चार्ज भी काटेगा, और अगर नहीं मिले तो वैसे जो अमाउंट डाला है वो भी काटेगा। बिल्कुल। देखो सुनो, चार्ज तो इसलिए काटता है क्योंकि वो आपको एडवांस में दे रहा है पैसा, वो तो उसका चार्ज बनता है क्योंकि आप वो फैसिलिटी दे रहे हो। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो पहले, आकाश। हाँ, चार्ज तो वो काटता है क्योंकि वो आपको एडवांस में पैसे दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बिल का पैसा 3 महीने के बाद नहीं मिला, तो वो बैंक की गलती थोड़ी ना है, वो तो ड्रॉई की गलती है और ड्रॉयर की गलती है। तो ड्रॉयर को खाली वो इन्फॉर्म कर देता है कि आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिसऑनर हो गया है, वो पैसे देने से मना कर रहे हैं। हाँ, ये है कि उसको नोटिस भेज देते हैं। अब ये बात पक्की है कि ड्रॉवर को आज नहीं तो कल वो पैसे मिल ही जाते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में जाएगा, केस करेगा उसके ऊपर, उसको नोटिस भिजवाएगा, तो वो पैसे तो डूबते नहीं है। लेकिन बैंक इसकी हेडेक नहीं लेता, बैंक तो खाली इन्फॉर्म कर देता है, और जो ड्रॉयर है ना, जिसने बिल ड्रॉ किया था, उसके पैसे बैंक अकाउंट से काट देता है, क्योंकि ये उसकी गलती थोड़ी ना, बैंक की, बैंक थोड़ी ना रुकेगा। आगे बात समझ में? और जो भी नोटिंग चार्जेस होते हैं ना, वो पैसे भी बैंक ले लेता है। ये सब बैंक
1 रुपए भी नहीं छोड़ता बैंक। जो नोटिस भेजने के पैसे लगते हैं वो भी पैसा लेता है ड्रॉयर से, उसके बैंक से काट लेता है। बात समझ में आ गई? यस सर। सर एक बार फोर्थ पॉइंट दोबारा बता दो। अ डेटर एंजॉयज फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट। देखो इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें जो डेटर है ना, इसको पूरा उधार जितना जैसे डेटर कौन होता है? देनदार। मान लो जिसने सामान खरीदा, अगर उसने बोला है कि 3 महीने के बाद दूंगा, तो 3 महीने से पहले उससे कोई पैसे मांगेगा नहीं। तो अगर उसने 3 महीने के लिए उधार लिया है, तो 3 महीने तक उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। एम आई क्लियर ना? यस सर। और कोई पॉइंट? सर जैसे बैंक में हम गए बिल ऑफ एक्सचेंज लेके और बैंक ने हमारे 2000 में से 800 काट लिए, लेकिन बाद में जिससे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया था वो पैसे नहीं दे रहा, तो बैंक हमारे वो 1200 भी ले लेगा। बिल्कुल। देखो बैंक ना 1200 नहीं 2000 अलग से लेगा। देखो इतना ज्यादा डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं काटते, लेकिन क्योंकि 2000 में 800 बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लेते हैं, मान लो 2000 की बिल ऑफ एक्सचेंज थी और बैंक वालों ने 200 रुपए काट लिए, तो 200 रुपए बैंक चार्ज है, वो तो कटने ही कटने हैं। अब मान लो कि 3 महीने के बाद वो पैसे देने से मना कर देता है जिसने 2000 देने थे, तो बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा, ड्रॉयर को बोलेगा कि भाई आपका जो ड्रॉई है वो पैसे देने से मना कर रहा है, और हमने नोटिंग चार्ज भी भेज दिया तब भी वो नहीं दे रहा है, तो अब आपके नोटिंग चार्ज के हमारे 100 रुपए लग गए, वो भी दो, और साथ में 2000 है वो आपके अकाउंट से हम काट रहे हैं, अब आप उससे निपट लो। तो ऐसे में क्या होता है, ड्रॉयर जो है वो अपने ड्रॉई के साथ बात करता है, जो भी करना होगा उस पर केस करेगा, जो करना है वो करेगा, इससे बैंक को कोई लेना देना। क्लियर है? सर अगर बैंक में ड्रॉई पैसे दे देता है तो अच्छी बात है, ड्रॉई को तो आज नहीं तो कल पैसे देने ही पड़ेंगे। ड्रॉई फिर वही है कि ड्रॉई पैसे, अगर मान लो ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, तो ड्रॉवर को नोटिंग चार्जेस और जो उसके फालतू में पैसे खर्च हुए हैं वो सारा ड्रॉई को ही देना पड़ेगा। ड्रावर क्यों देगा? ड्रावर की गलती थोड़ी ना है। तो इसीलिए ड्रावर तो दिखा देगा कि बैंक वालों ने तुम्हारी वजह से मेरे इतने काट लिए, नोटिंग चार्ज के इतने लग गए, ये सब पैसे वापस लेगा उससे। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रावर और ड्रॉई में बात हो जाती है, ड्रॉई ड्रॉई पहले ही बता देता है यार मैं नहीं दे पाऊंगा, ऐसे ऐसे है, तो वो दोनों आपस में बात करके उसकी डेट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और ड्रॉई कई बार ऐसा भी होता है, बोलता है यार आधे पैसे ले लो, आधे मेरे पास है नहीं, फिर मैं अब इस डेट को और बढ़ा देते हैं, और मैं आपको 2000 लौटाने थे ना, 1000 अभी दे देता हूँ, और 1000 की जगह मैं 1200 या 1300 आपको दे दूंगा, बस आप एक बार मेरे को अलाउ कर दो। तो वो अलाउ कर देता है ड्रॉयर, अगर चाहे तो, और नहीं अलाउ करेगा तो ड्रॉई को देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और सब पैसे वापस देने पड़ेंगे। एम आई क्लियर नाउ? सर जो 200 काट के 1800 बचे थे, जो बैंक ने बाद में काट लिए थे पैसे लाने पे, अगर बैंक में सॉरी सर, जो ड्रॉर होता है वो पैसे जमा करा देगा ड्रॉई, तो वो बैंक वापस जमा कर देगा जिसके अकाउंट से काटे थे। देखो एक बार बिल डिसऑनर हो गई ना, जैसे जब 3 दिन का ग्रेस पीरियड हो गया और बैंक बिल डिसऑनर हो गई, तो फिर बैंक क्या करता है, सीधा बैंक अपने ड्रॉयर के पैसे से काट लेता है इन्फॉर्म करके, फिर उनका कोई सेटलमेंट उनके साथ नहीं होता, अब ड्रॉयर और ड्रॉई आपस में निपटेंगे। ओके, तो वंस द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, like if the drawee has not, if the drawee is not willing to give the money, then in that situation bank automatically treat it as a dishonor and एंट्री पास कर देता है वो ड्रावर के अकाउंट में, और उसके बाद ड्रावर और ड्रॉई आपस में अपना समझौता करते हैं, जो भी करना है, उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं होता। बैंक पता है क्या करता है, बैंक ने 200 रुपए पहले तो नोटिंग उसके लिए चार्ज लिए थे जल्दी एडवांस देने के, वो 200 बैंक का हो गया, और जब बिल के पैसे नहीं मिलेंगे ना तो 2000 काटेगा, 1800 नहीं काटेगा, 2000 काटेगा सीधे, क्योंकि 2000 बैंक को लेना है तो 2000 ही लेगा, ऊपर से जो नोटिंग चार्ज के पैसे लगे होंगे वो भी लेगा। अब ये जो नोटिंग चार्ज का पैसा है और 2000 रुपए है, ड्रावर उससे पूरा क्लेम करेगा, ड्रॉई से बोलेगा भाई देख नोटिंग चार्ज भी लगा, बैंक ने मेरे पैसे काट लिए, ये भी दे, और साथ में जो 2000 आपको देने थे वो भी दो। तो 2000 और जो भी नोटिंग चार्ज के कटे होंगे वो दोनों लगेगा। नोटिंग चार्ज क्या होता है, एक नोटरी होता है, पहले ना उसको इन्फॉर्म करना होता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये देने से मना कर रहा है, डिसऑनर कर रहा है, तो नोटरी जो होता है ना वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर कोर्ट नोटिस भेजती है
कि भाई आपने पैसे क्यों नहीं दिए, बिल ऑफ एक्सचेंज आपसे बना था तो आप डिसऑनर क्यों हो गए। और बहुत मतलब अच्छा तरीका नहीं है, इसमें पेनल्टी लगती है और अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, Yes, और कुछ पूछना है? no sir. सर अगर ठीक है, बैंक बस में उतने पैसे ना हो तो? फिर से बोलो। अच्छा, बैंक में आपके इतने पैसे ना हो तो यस सर। देखो, जनरली जो ट्रेड बिल होती है ना बेटा, ये ट्रेड बिल आप समझ ही सकते हो बिजनेसमैन से रिलेटेड होती है। तो बिजनेसमैन को ये मिलता है, ये सुविधा, बिजनेस डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बैंक देखता है अपने कस्टमर को कि मेरा कस्टमर के ट्रांजैक्शन किस तरह के हैं, तभी वो उसको फैसिलिटी देता है। जैसे करंट अकाउंट होल्डर होगा जनरली तभी देगा, तो अब माइनस में ले जाता है। आपको तो पता ही होगा, माइनस में भी ले जा सकता है। करंट अकाउंट के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। मान लो आप ये कह रहे हो कि सर अगर मान लो डेटर के अकाउंट में वो जो ड्रॉवर है उसके अकाउंट में सर पैसे ही कम है, क्योंकि उसने डिस्काउंट कराया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास पैसे शायद नहीं रहे होंगे। तो बैंक क्या करेगा, माइनस में लेके चला जाएगा, बोलेगा जब हो जाना तब दे देना। समझ गया ना? यस सर। देखो, डेली रूटीन में बिल ऑफ एक्सचेंज बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो उसको इसको यूज करते रहते हैं। अब इसकी अच्छी बात क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ज्यादा दिन के लिए नहीं रहता, मतलब 1 साल के अंदर ही रहता है। जनरली आप देखोगे 90 डेज, 120 डेज, इस तरह से ही होता है। और बहुत ही लीगल होता है, मतलब इसको किसी को आप किसी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देते हो तो उससे पैसे आप आराम से क्लेम कर सकते हो, वो पैसे डूबते नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैंप इसीलिए लगवाया जाता है कि ये डूबे ना, और इसका पूरा बकायदा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, ये नोटरी की उसमें रिकॉर्ड में रहता है कि ये बिल ड्रॉ की गई, इसने साइन किया, इतना समय है, सब रिकॉर्ड में रहता है। आ गया समझ में? सर इसका मिनिमम पीरियड कितना होता है, कितना भी हो सकता है? मैक्सिमम पीरियड 1 साल से कम का होता है, मिनिमम वही 3 महीने जनरली होता है, लेकिन 20 दिन का, 30 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। जनरली मैं बोल रहा हूँ 90 डेज के आसपास होता है। अब देखो, आप कॉमन सेंस की बात है यार, 1-2 दिन के लिए कौन लेगा बिल ऑफ, समझ रहे हो ना मेरी बात? बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा मतलब वही 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे, मतलब आपस में एग्रीमेंट करके जैसा भी जरूरत है उसी हिसाब से होता है। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, अब एक और आता है वर्ड प्रोमिसरी नोट, कल भी मैंने बताया था। देखो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और प्रोमिसरी नोट है, इनमें बहुत जरा सा का फर्क है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर दिया जाता है, प्रोमिसरी नोट के अंदर प्रॉमिस करता है। ठीक है, बस इसमें फर्क ये ध्यान रखना कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता था, ड्रॉयर, जिसने सामान बेचा है, और प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, जिसने सामान खरीदा है। उल्टा है। ठीक है, लेकिन चीज वही है। ठीक है ना? जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वही प्रोमिसरी नोट है, बस फर्क ये है कि इसमें प्रॉमिस करता है, और मेकर कौन होता है इसमें, ड्रॉई। जिसने बिल बनाया, जिसने सामान खरीदा है ना, वो इसमें ड्रॉई होता है, मतलब वो बिल बनाता है। और इसमें भी सर्टन अमाउंट ऑफ मनी होता है, और इसमें भी वैसे ही सब कुछ रहता है। देखो, अब यहाँ आपके लिए स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, 6 months आफ्टर डेट वी प्रॉमिस टू पे MS सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपनी और ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है, वहां पे ऑर्डर दे रहा था, बस इतना ही है। दूसरी बात यह है कि इसमें ना, जो जिसने सामान खरीदा है वो इसको बनाएगा, और जिसने सामान बेचा है वो उसको बाद में साइन कर देगा काउंटर से। ठीक है, अब एक चीज और देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोमिसरी नोट की, कुछ खूबियां हैं। प्रोमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कोई बताएगा मुझे नेगोशिएबल क्या होता है, स्टूडेंट? तो मैं बता रहा हूँ, देखो नेगोशिएबल का मतलब होता है जिसको देंगे वही उसका मालिक हो गया। मेरी बात समझे? जैसे हमारे रुपए हैं, रुपए रुपए नेगोशिएबल है। जैसे मान लो मेरे जेब में 2000 रुपए, मैंने आपको दे दिए 2000, तो आप उसके मालिक बन जाओगे। फिर किसी और को दे दिए, वो उसका मालिक बन जाएगा। फिर उसकी जेब मार ली किसी चोर ने, चोर मालिक बन जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हाथ में रहेगा वही उसका मालिक है। बात क्लियर हो गई Yes. स्टूडेंट्स? अब जैसे मान लो मैं हूं, मैंने ना किसी को सामान बेचा, ठीक है, सामान खरीदने वाला ड्रॉई है,
उसने बोला यार मैं 4 महीने के बाद दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो, हमारे बीच में बहुत दिन से बिजनेस चल रही है, 4 महीने का बिल बना देता हूँ और साइन कर दो इस पे। और मैंने रख लिया प्रूफ और उसको रिकॉर्ड मेंटेन करा दिया। अब मैं ये बिल जो मेरे दोस्त ने दिया था ना 4 महीने के लिए, वो बिल मैं मान लो 20,000 का सामान खरीदा था उसने मेरे से, और बोला था 4 महीने के बाद 20,000 रुपए पे कर दूंगा। अब मेरा कोई तीसरा दोस्त है, उससे मुझे सामान खरीदनी है, या कोई सेलर है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास 20,000 वाली बिल है ना, यही वाली बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे दूंगा और उससे बोल दूंगा कि तू इससे ले लेना। तो ये नेगोशिएबल हो गया, मतलब अदला बदली हो सकता है, और वो बिल वो किसी और को दे सकता है, फिर अगला किसी और को दे सकता है, इस तरह से चलता रहता है। बात समझ में आ गई? सर तो वो देगा कैसे? वो उससे मांग लेगा, उसमें लिखा रहता है ना नाम। जैसे मान लो ए है और बी है, ए ने सेल किया बी को, बी ने बोला मैं 4 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। ए ने सी से सामान खरीदा, अब ए के पास पैसे नहीं है, तो वो सी से बोलेगा ये ले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ले लो और बाद में आप बी से पैसे ले लेना। ठीक है, तो सी मान जाएगा, सी बोलेगा ठीक है, कितने महीने का है, बोलेगा 4 महीने का, ठीक है 4 महीने के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड, और फिर मैं पैसे बी से ले लूंगा। फिर हो सकता है कि सी जो है वो डी को दे दे, ये भी हो सकता है कि सी जो है बिल डी को दे दे और बोले कि भाई तुम बी से ले लेना। ये चलता रहता है। बात समझ में आ गई? सर अगर वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तब भी हो जाता तो है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज तब भी हो जाता है। नहीं, देखो जिसने पैसे दिए हैं हाँ, वो थोड़े कहीं कहीं जाएगा पैसे लेने के लिए। देखो आप, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, ये तो आपस में एग्रीमेंट की बात है ना। अगर वो नजदीक होगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो बोल देगा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो लंदन जाऊंगा, तो फिर वहां पे कैसे मैनेज करूंगा, मैं नहीं ले रहा। वो तो आपस की बात है, अगर वो मैनेजेबल होगा तो ले सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई चाहे तो इसको रख सकता है, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा चलता रहे। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जनरली लोग ले लेते हैं, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए क्योंकि अदला बदली हो सकता है और इसमें डर नहीं है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि सामने वाली पार्टी को डर नहीं है, उसको पता है कि इसका क्लेम मैं कर लूंगा आज नहीं तो कल। और मान लो अगर नहीं भी करता है ना, तो जिससे उसने बिल लिया होगा उसको पकड़ेगा, उसको नहीं पकड़ेगा जिससे पैसे लेने हैं। अगर जिससे पैसे लेने, मान लो बी ने पैसे देने सी को, अगर एक बार को बी डिसऑनर हो जाता है, बोलता है, बी बोल देगा मैं नहीं दूंगा पैसे, जो करना है कर, तो सी ए को पकड़ेगा, ए को बोलेगा भाई आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, वो बी जो है जो भी है वो पैसे देने से मना कर रहा है, अब मेरे पैसे वापस करो। तो ए बोलेगा अच्छा ठीक है ये लो अपने पैसे, और वो बी से बात करेगा भाई तूने पैसे नहीं दिए, चल मैं तेरे ऊपर क्लेम कर रहा हूँ, फिर वो उसके ऊपर नोटिस भेजेगा, ऐसे इस तरह से चलेगा। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। जो हाँ बोलो। सर अगर चेक पे सेल्फ लिखा हो तो वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। एग्जैक्टली बन जाता है, बन नहीं सकता, बन जाता है। अगर आप अपने चेक के ऊपर सेल्फ लिख दोगी तो वो ऑटोमेटिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, क्योंकि सेल्फ का मतलब हो गया जिस आदमी के पास वो चेक है वही उसका ओनर है। अगर मैं मान लो आपके पेरेंट्स ने सेल्फ लिख दिया और 20,000 लिख दिया चेक के ऊपर और आपको दे दिया, तो आप उसके मालिक हो, और आपसे कोई और ले लेगा तो वो उसका मालिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाके उसको कैश करवा सकती हो। लेकिन बैंक वाले थोड़ा सा फ्रॉड से बचने के लिए क्या करते हैं कि जब भी आपको पैसे देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे और आपसे बोलेंगे आप एटीएम से निकाल लो, या पहले बैंक में डाल के फिर कैश दे दो। उसका वजह ये है कि कल को अगर ट्रैक करना हो तो आसानी हो जाती है ट्रैक करना कि किस आदमी ने वो पैसे निकलवाए। एम आई क्लियर नाउ? यस हाँ, तो ये अच्छा प्रोसीजर। ठीक है, और सही बताऊं तो चेक भी तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। जैसे मान लो मैंने चेक के ऊपर 3 महीने की आगे की डेट डाल दी, तो अब 3 महीने से पहले तो कोई ले नहीं पाएगा, समझे ना। मान लो 2 महीने की डेट डाल दी तो 2 महीने से पहले नहीं ले पाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो मैंने डेट डाली होगी उस दिन से चेक शुरू होगा, तो चेक उस दिन से। तो इसीलिए चेक भी एक तरह से देखा जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कल को हम किसी को चेक देते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है, तो हमारे पास राइट है, हम उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, हम उससे पैसे रिकवर करवा सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है। वही चीज बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होती है। एम आई क्लियर? यस अच्छा देखो, प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होता है, इसमें इट इज प्रॉमिस टू पे मनी, कल ही बता दिया था। डेफिनेट होना चाहिए अमाउंट कि कितने रुपए हैं,
फिर ये अनकंडीशनल होना चाहिए, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज था। यहाँ पे मेकर जो है प्रॉमिसरी नोट में मस्ट बी सर्टेन पर्सन, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है वो सर्टन होना चाहिए, कि उसका नाम स्पेसिफिकली होना चाहिए। अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी सर्टन, जो अमाउंट है वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, और अदर फॉर्मेलिटीज भी होनी चाहिए, जैसे डेट, जगह, एड्रेस, ये सब होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से उसमें स्टैम्प लगा होना चाहिए। ठीक है। अब देखो प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी होती हैं, एक मेकर और एक पे। यहाँ पे मेकर कौन है? द पर्सन हु मेक्स द नोट एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट। मेकर कौन होता है? जो प्रॉमिस करता है कि मैं पैसे दूंगा। तो इससे साफ क्लियर हो गया कि जिसने सामान खरीदा है वो यहाँ पे मेकर होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होता था? जिसने सामान बेचा होता था। दोनों में यही फर्क है। और एक दूसरा इसमें होता है पेई। पेई अ पर्सन, जिस द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेएबल, मतलब जिसने सामान बेचा है वो पेई कहलाएगा। बस ये ध्यान रखना, प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी चीजें वही है। अब जाते जाते हम डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस देखो। प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टी होती हैं बेटा? दो। कौन कौन? मेकर और पेई। मेकर कौन होता है? जिसने सामान खरीदा होता है। पेई कौन होता है? जिसने सामान बेचा होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? तीन। ड्रावर, जिसने सामान बेचा। ड्रॉई, जिसने सामान खरीदा। पेई, तीसरा व्यक्ति जो पैसे कलेक्ट करने वाला है, वो बैंक भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे में, प्रॉमिसरी सर नोट। हाँ बोलो। सर वो ड्रॉवर हो सकता है पे? हाँ बिल्कुल, पे पे बिल ऑफ एक्सचेंज में हाँ ड्रॉवर हो Yes, sir. सकता है। ज्यादातर ड्रॉवर ही होता है, लेकिन कई बार ड्रॉवर के पास इतना टाइम नहीं होता तो वो किसी और का नाम लिखते हैं। ठीक है ना, जो वहाँ उसका नौकर होता है या जो भी है मुनीम, या उससे कन्वीनियंट रहता है, उसका नाम लिखना जरूरी है, जिससे कि कल को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मेकर। अब देखो प्रॉमिसरी नोट जो है, मेकर कैन नॉट बी द पेई। प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन था, याद है आपको? मेकर कौन था? जिसने सामान खरीदा था, तो वो पेई नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में देखो, ड्रावर एंड पेई मे बी वन। तो ड्रावर और पेई दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसने सामान बेचा वो ड्रावर है, और जिसका नाम लिखता है कि ये कलेक्ट करेगा वो पेई है। तो हो सकता है कि ड्रावर पेई रखे ही नहीं, खुद ही बोले मैं खुद ही कलेक्ट कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली पेई बन जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट ये? हाँ या ना बोलो, तब मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो प्रॉमिस। देखो एक तो ये है ना कि प्रॉमिसरी नोट में ना प्रॉमिस करना पड़ता है, आपको मैंने स्पेसिमेन दिखाया भी था। ये देखो यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहा है, ये देखो प्रॉमिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज में? देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है और प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है। तो दोनों में यही फर्क है बेसिकली, कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर प्रॉमिस करते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर करते हैं। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस। देखो यहाँ पे रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वही आदमी बनाता है जिसने पैसे देने हैं, तो वहां एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत है। अब मुझे ये बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस कौन देता है, ड्रावर की ड्रॉई? ड्राई। वेरी गुड। ठीक है। और मेकर कौन होता है? ड्रावर। और प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन होता है? ड्राई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अब देखो नेचर पे आ जाते हैं हम लोग। सर हाँ इससे जो पिछले वाली स्लाइड थी उसमें तो मेकर ड्रॉअर लिखा हुआ था। नहीं नहीं, इसमें मेकर और ड्रॉयर बोल। ड्रॉयर मतलब एक्चुअली क्या है ना, इसको हम ड्रॉयर ही बोलते हैं ना। प्रोमिसरी नोट में जिसने बिल बनाया उसको ड्रॉई नहीं ड्रॉयर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन उसके साथ मत लगा देना बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर कौन होता है? जिसने सेल किया है। और बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट में ड्रॉई वो कौन होता है? मेकर ही ड्रॉयर होता है। तो मेकर मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ड्रॉई ही मेकर होता है। तो इसको मेकर को ड्रावर बोलना, लेकिन प्रोमिसरी नोट में ड्रावर कौन होता है? जो परचेजर होता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रावर कौन होता है? जो सेलर होता है। ठीक है, यस Yes, sir. मैं मतलब बताना वही चाह रहा था, आपको समझ गए होंगे आप। अच्छा, नोटिस ऑफ डिसऑनर। देखो नो नोटिस इज नेसेसरी टू द मेकर। इसमें ना नोट प्रॉमिसरी नोट में नोटिस देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको नोटिस देना पड़ता है। तो मान लो जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर मैं मान लो सपोज करो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाई और मैंने अपने पास ही रख ली, बैंक को भी नहीं दिया, थर्ड पार्टी को भी नहीं दिया, तो जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो मैं नोटिस भेज दूंगा उसको, 3 दिन का ग्रेस पीरियड देके उसको नोटिस भेजूंगा, भाई अभी तक पैसे नहीं आए, फिर उसके पास नोटिस जाएगा, फिर वो जवाब देगा जो भी है। तो इस तरह से, लेकिन ध्यान रखना बिल ऑफ एक्सचेंज जल्दी डिसऑनर होती नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने डिसऑनर कर दिया तो बहुत मुसीबत में फंस जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा हो गया ओवर। अगली क्लास में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए पहले दिन हम कल पढ़ेंगे कैसे कैसे ग्रेस पीरियड दिया जाता है, छुट्टी पड़ गई तो कैसे काउंटिंग होती है। ठीक है, शुरू में ये चीज सीखेंगे पहली क्लास में हम लोग, फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्री पे बढ़ेंगे। ठीक है, कि मान लो नेशनल हॉलीडे आ गई तो क्या रूल है, अगर संडे आ गया तो क्या रूल है, ऐसे हम पढ़ेंगे डिटेल। और दूसरी बात, इतना समझ में आ गया? यस सर। यस। ठीक है।